गुंडों का सहारा लेके एक शासन चलाना या फिर लोगों पे अत्याचार करके फिर टैक्स वसूलना, ये बेसिकली अरब से आता है। ये अरब में जब इस्लाम का जब वो कायम हुआ, तब वो इस हिसाब से ही कायम हुआ कि इट वाज बिल्ट ऑन द वैल्यू, कोट अनकोट It वैल्यू was a ऑफ gang of thugs chaos। basically. हाँ, हमें ज्यादा शुगर हाँ, कोट करना नहीं चाहिए। It was that. बेसिकली कि एक गैंग आएगा, लुटेरा गैंग आएगा जो तुम पे हमला बोलेगा, लोगों को खत्म करेगा, तबाह करेगा, तुम्हारा जो संपत्ति है वो लूट करेगा, तुम्हारा जो लड़कियां हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, लड़कियों को पहले बंधक बना के फिर मंडियों में बेचेगा, ठीक है, बच्चों का जो भी करके उन्हें यूनुक बना के उनको बेसिकली व्हाट एवर स्लेवरी के लिए काम में लगाएगा। तो ये जो अरब का एक जो कल्चर है, ये बेसिकली दैट गून बेस्ड कल्चर ये है। नाउ 1946 बंगाल में जब मुस्लिम लीग आया और फिर ये जो डायरेक्ट एक्शन डे हो गया, ये शायद पहला, ऑब्वियसली अंग्रेजों ने ये अशराफों के साथ अलायंस बनाए थे, जो बेसिकली गुंडा के साथ अलायंस बनाना होता है, बट फिर भी एक मन में, ब्रिटिश के मन में एक डर था कि भाई हमें जो शासन तंत्र है वो बेसिकली सॉलिडली चलाना है, कोई गुंडों के साथ नहीं रहना है। 1946 बंगाल वायलेंस, डायरेक्ट एक्शन डे, नुआखाली जेनोसाइड वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहां पे नेताओं को लगा कि यार हम लोग गुंडों के सहारे ये जो शासन तंत्र है इसको चला सकते हैं, क्योंकि टेरर कैन बी अ वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट टू रूल ओवर द नेटिव हिंदू पीपल masses, right. हाँ, ये सबसे बड़ा जो डिस्टॉर्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नैरेटिव होता है, ये 1946 में देखने को मिला हमें। ठीक है, ये एक बड़ा पॉइंट है जो मैं डिटेल में दिखाऊंगा कि ये किस तरह से इन्होंने गुंडे के थ्रू चीजों को, मतलब वायलेंस फैलाया है, एक जगह पे कब्जा किया, दो अलग अलग, पहले तो एक देश बनाए थे, फिर दो अलग देश बन गया। और ऑब्वियसली आप अगर कहोगे कि अच्छा 1947 इज द ईयर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, आई मीन ओके, इफ इंडिया एज अ नेशन गॉट दिस transfer of power or whatever independence, it was founded, India as a nation is founded on the on partition genocide, on Hindu genocide। अगर एक जेनोसाइड के मतलब जो शमशान है उसके ऊपर एक नेशन खड़ा हुआ, जो इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश जो है वो 1971 में जो हिंदू जेनोसाइड हुआ प्राइमरीली, या फिर सेकुलर मुस्लिमों का जेनोसाइड हुआ, उसके बेसिस पे एक देश खड़ा हुआ जिसका नाम बांग्लादेश है। बट वो सेकुलर मुस्लिम तो हम जस्ट टू बी आई थिंक फेयर टू देम हमें कहना पड़ जाता है, लेकिन अगर हम रेशियो देखें तो 9:1 का है। 9 आउट ऑफ 10 पीपल बचर्ड, 9 वर हिंदूज, 1 वर सेकुलर मुस्लिम। आप कोई भी रेशियो ले लो, बट सेकुलर मुस्लिम, आप अगर इस्लामिक डॉक्ट्रिन देखोगे उसके हिसाब से सेकुलर मुस्लिम्स आर मुनाफिक्स। यस, दे आर नॉट द मुस्लिम बेसिकली। हाँ, और मुनाफिक का जो इस्लामिक स्क्रिप्चर के अनुसार मुनाफिक का जो सजा होता है, मुनाफिक मतलब हिपोक्रीट, और इस्लामिक डॉक्ट्रिन के हिसाब से जो मुनाफिक का सजा होता है वो मुशरिक से भी खतरनाक होता है। मुशरिक क्या होता है? मुशरिक जैसे हम आप हिंदू जो है वो मुशरिक क्यों है? बेसिकली हम लोग शिर्क करते हैं कि हम जो उनका खुदा है उसके साथ इक्वल स्टेचर में अपने खुदाओं को बैठाते हैं कि हमारे पास बहुत सारे गॉड है। उनके हिसाब से एक ही गॉड है, उनका नाम अल्लाह है, लेकिन क्योंकि हिंदुओं के पास बहुत सारे गॉड्स हैं तो हम लोग शिर्क करते हैं और बहुत सारे गॉड को अल्लाह के साथ एक तख्त में बिठाने की कोशिश करते हैं। ये इस्लाम के हिसाब से सबसे बड़ा क्राइम होता है। और इस्लाम में कोई भी आप गुनाह कर लो, आप किसी का कत्ल कर दो, किसी का रेप कर दो, सबके लिए माफी है, लेकिन इस्लाम में शिर्क के लिए कोई माफी नहीं है, कभी माफ नहीं किया जा सकता। शिर्क ऐसी एक क्राइम है। सो ये तो हो गया कि हिंदू मुशरिक है तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलेंगे, और हमारा जो खाल है, जो स्किन है, उसको पील किया जाएगा और फिर तंदूर की तरह भुना जाएगा, और फिर उसके बाद फिर से चमड़ा आएगा, फिर से पील किया जाएगा, फिर से तंदूर के जैसा भुना जाएगा, ठीक है, जो सीख कबाब जैसे बनता है। और बात यह है कि लेकिन वो जो जो तंदूर जब हम लोग होंगे, जो जब एक मुशरिक या काफिर जब तंदूर बनेंगे, उसका जो आग होगा, जहन्नम का जो आग है, उस आग का ईंधन, उस आग का जो कोयला बनेगा, वो ये होंगे हिपोक्रिट, वो ये अपने मुनाफिक वाले होंगे। अच्छा, ठीक है, जहन्नम का आग का ईंधन मुनाफिक बनेगा। दिस इज द
इस्लामिक नैरेटिव। तो एनीवे, सो बेसिकली इसके हिसाब से जो सेकुलर मुस्लिम है वो बेसिकली मुनाफिक है, तो उन्हें फिर उनके सजा भी इतना ही हार्श होता है जितना मुश्रिकों का होता है, जितना हिंदुओं का होता है। तो हमें एक्चुअली सी whatever violence are perpetrated, whatever violence is perpetrated on the psyche of or on the community of these kafirs, उतना लेवल का वायलेंस मुनाफिक के साथ भी होता है। तो हमें सोचना चाहिए कि अगर उनका डॉक्ट्रिन जो कह रहा है उसके हिसाब से हमें सोचना चाहिए कि जो सेकुलर मुस्लिम्स है वो एक्चुअली हमारी साइड में है, ठीक है, और उन्हें उतना ही खतरनाक मौत मिलता है जितना हिंदुओं को मिलता है। हमें एटलीस्ट अपना समझना चाहिए सेकुलर मुस्लिम्स को, हमें ये गलती नहीं करना चाहिए कि वो पराये हैं, ठीक है, क्योंकि वो जंग में हमारे साथ हैं, स्पिरिचुअली, स्क्रिप्चरली एंड फिजिकली, ठीक है। एनीवे, तो ऑब्वियसली कि ये जो सेकुलर मुस्लिमों को मार देना और बिल्कुल ही उनको पॉइंट आउट करना, जैसे आप मान लो कि बांग्लादेश में अभी चल रहा है कि जो शेख हसीना का जो पार्टी है वो बोला जा रहा है कि वो इंडिया के साथ है। सो फिर स्क्रिप्चरली क्या हो जाता है, स्क्रिप्चरली शेख हसीना का पार्टी एक मुनाफिकों का पार्टी बन जाता है, और क्योंकि वो मुनाफिकों का पार्टी बन जाता है फिर वो उस पार्टी लीडर हो जाए या फिर उनके कैडर्स हो जाए, उनको उतना ही कठिन सजा मिलता है जितना एक हिंदू को इस्लामिक स्क्रिप्चर के हिसाब से मिलता है, ठीक है। एनीवे, तो ये जो पैटर्न एक एक करके हम जो जब बताते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो मैडनेस आपको दिखता है इसमें एक अच्छा सा पैटर्न है, रूमर फैला के फिर किसी का लिंच कर देना, या फिर गुंडों को लाना शासन तंत्र में, पुलिस को कैप्चर करके और एक जगह को घेर के फिर वहां वायलेंस फैलाना, काफिरों की जो संपत्ति है उस पर बिल्कुल मार्क करके उसको जला देना, तबाह कर देना, लड़कियों को गुलाम बनाना, कन्वर्ट करना, फिर जो जब एक नेशन के लाइफ में जब क्राइसिस आता है तब अलग अलग फतवा देना कि ये जो काफिर है इनको मार दो, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि इंडिया में भी जब जब क्राइसिस आया है या फिर आगे आएगा तब भी ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड बिहेवियर है,